बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है और मेरे साथ राना गुलजार अहमद साहब हैं, जिन्हें मिस्टर गवादर कहते हैं। हर हफ्ते हमारी बातचीत होती है सीपैक के ऊपर, क्या उसके उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके असरात क्या खत्ते में पड़ रहे हैं। इसी मौजू पे आज बात करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते हम बात नहीं कर सके थे चूंकि राना साहब भी इलेक्शंस की गहमा गहमी के खबरों में होंगे और हम तो खैर यहाँ पे मुख्तलिफ मीडिया सेंटर्स में इलेक्शंस की नशरियात में फंसे हुए थे। राना साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपके कनाडा से। पहले तो बताइए कनाडा का मौसम कैसा है सर? मौसम सर एवरी डे डिफरेंट होता है। अगर तो सूरज निकल आए सर्दी ज्यादा होती है। और, और अगर बादल, क्योंकि ज्यादा विंटर में बादल ही चलते हैं, फिर सर्दी कदरे कम होती है। तो अच्छा। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे उलट है। अच्छा। अच्छा। तो राना साहब, ये जो हमारे यहाँ इस वक्त तो बारिशों का सिलसिला चल पड़ा है और अभी भी बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, बाय द वे, जब मैं आपसे कर रहा हूँ, और इसी वजह से मुझे छींकें भी आ रही है। अच्छा राना साहब, ये बताइए, इलेक्शंस पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब ये जो राहदारी है हमारा सी पैक की, जो कॉरिडोर एक बन रहा है, जिससे पाकिस्तान का मकसद है कि कनेक्टिविटी कायम हो और हम जियो इकोनॉमिक्स को प्रमोट करें ताकि खत्ते के अंदर खुशहाली हो। पहले तो बताइए इस राहदारी की अहमियत क्या है इस खत्ते में, साउथ एशिया पर सगीर में, और इसके असरात क्या है खत्ते के ऊपर, बिलखुसूस भारत के ऊपर? जी सर, जो राहदारी का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। ये हजारों साल से, अगर आप देखें, सिल्क रूट हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उस वक्त ये राहदारी होती थी। और ये तिजारत का मेन रूट जाहिर है कि इसी से चलता है, जिसे आज हम सड़क कहते हैं। ठीक है। तो उसी चीज को सामने रखते हुए चाइना ने जो है वो सिल्क रूट, जो हजारों साल पुराना उसकी कह लें कि एक्सटेंट थी, उसको दोबारा से उन्होंने अलाइव किया है, जिंदा किया है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया बदल चुकी है, कंट्रीज की जो है वो साख्त बदल चुकी है। और उसको सामने रखते हुए ये को 120 कंट्रीज में ये कॉरिडोर, हम्म। ठीक है, जो BRI है, वो भी हम्म। कॉरिडोर ही का नाम है बेसिकली। और उस कॉरिडोर में तीन चार मेजर एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो हाईवेज, जिसको मोटरवेज कह देते हैं। हम्म। सेकंड जो है वो ट्रेन ट्रैक्स हैं। ठीक है। थर्ड पे एयरपोर्ट्स आते हैं और फोर्थ पे जो है पोर्ट्स आती हैं। हम्म। ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो मिल के इसको कॉरिडोर को कंप्लीट करती हैं। और इसी पे अगर आप देखें, जो BRI है या हमारा जो CPEC है, इसमें जो मेजर फंडिंग है, मेजर रिसोर्सेज हैं, ये कॉरिडोर्स की तामीर पे खर्च हुए हैं। हम्म। और पाकिस्तान में वी आर लकी कि ऑलरेडी हम मोटरवेज का काम 86% कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बाकी भी का काम है वो, उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और वो इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक वो 100% कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस मोटरवेज का। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें, इस्लामाबाद को तो रिसेंटली हमने बनाया ही था, लेकिन अब गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन कंप्लीट है और इस साल के आखिर तक मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा। गवादर पोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल है। और जो ML1 है रेलवे, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस पे अब काम शुरू हो रहा है बड़े जोर शोर से, और अगले 3 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा। वो हम्म। जो कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसने कनेक्ट करना है पाकिस्तान को चाइना के साथ, मशरिक वस्ता है, सेंट्रल एशिया है, उसमें साउथ एशिया, खास तौर पे जो सार्क के कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान इतने खूबसूरत तरीके से कनेक्ट कर रहा है इस हम्म। कॉरिडोर की वजह से, कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जो है चाइना को इसके बेनिफिट्स हैं, और इंडिया को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इससे हैं, और इंडिया ये रियलाइज भी करता है। हम्म। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन का साल है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, तो उस हवाले से थोड़ी सी सुस्त रवि जरूर है इस प्रोसेस में। लेकिन आफ्टर द इलेक्शन, जो इंडिया का इलेक्शन जो है कंप्लीट होता है मई जून में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो पॉजिटिविटी है वो ज्यादा खुल के सामने आएगी। हम्म। जो मोहतात अंदाजे हैं अब तक कि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया को एक्सेस देते हैं हम्म। मशरिक वस्ता के जो कंट्रीज हैं या हम्म। सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं थ्रू CPEC, क्योंकि पाकिस्तान की जो आपको पता है कि जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के बेस्ट कंट्रीज में, जो है दुनिया के बेस्ट कंट्रीज में लोकेशन आती है, कि इसके बगैर कोई भी रूट कंप्लीट नहीं होता। पाकिस्तान की सिचुएशन ही ऐसी है, लोकेशन ऐसी है।
तो अगर हम इंडिया को सिर्फ थ्रू सी पैक इस कॉरिडोर से अगर एक्सेस देते हैं टू सेंट्रल एशिया, के इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करे और सेंट्रल एशिया जो है वो इंडिया के साथ तिजारत करे, क्योंकि ये टू वे होता है, वन वे नहीं होता है। तो ठीक एक है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक, ये कि मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, कि मिनिमम पाकिस्तान एनुअल $30 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर सकता है, थर्टी और इसको बिलियन इंडिया डॉलर पर रियलाइज ईयर करता सर? है पर ईयर। $30 बिलियन। ठीक है, हम जो ये तो इस बहुत वक्त बड़ी जो है रकम है। वो एक एक, जी सर, ये मोहतात अंदाजे हैं जो वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं, ये मैं उनका डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह जो चाइना का थ्रू सी पैक, क्योंकि गवादर पोर्ट को मेनली यूज होना है थ्रू मोटरवेज, थ्रू एयरपोर्ट, थ्रू ML1 जो ट्रेन हमारा सिस्टम है, तो चाइना जब ये फुली कंप्लीट हो जाएगा, कॉरिडोर फुली फंक्शनल हो जाएगा, जो कि ये 2030 के आसपास इसको 100% कंप्लीट होना है इस कॉरिडोर को, हम्म। और फुली जो तजारत है हम्म। वो चाइना जो है वो एक्टिवली करेगा 2030 के आसपास, तो उस वक्त जो इसका एनुअल रेवेन्यू जो पाकिस्तान इससे कमा सकता है, सिर्फ राहदारी से जो कमा सकता है चाइना के साथ, वो कुछ $200 बिलियन एनुअल है सर, 200 बिलियन डॉलर। अच्छा। और ये इतना बड़ा जी, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि दैट्स वाई कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ सीपैक ही प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए टाइमली, और ये टाइमली फंक्शनल हो जाए, तो पाकिस्तान को शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस कंट्री को चलाने के लिए सीपैक इज मोर देन एनफ। और यहीं पे मैं ये भी इजाफा कर दूं कि जो एंटी सीपैक लॉबीज क्यों बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो क्यों नहीं चाहती कि ये कंप्लीट हो, उसकी रीजन यही है कि वो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए जो एंटी सीपैक लॉबीज हैं वो सीपैक के खिलाफ, सीपैक को स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है, वो हर महाज पे हर तरह की जो है कोशिशें कर रहे हैं, माजी में भी बहुत ज्यादा की हैं, आगे भी होती रहेंगी। जो हमारे मासूम जो इनोसेंट पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ी नजर रखनी चाहिए कि कौन है जो एंटी सीपैक जो है वो बातें कर रहा है, क्यों नेगेटिविटी फैला रहा है, क्योंकि उनका एक एजेंडा है हम्म। कि पाकिस्तान जिस मुआशी भंवर में, जिस दलदल में इस वक्त फंसा हुआ है, जो बहरान चल रहा है, उनका ये ख्वाब है कि ये इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि इसका जो इलाज है ये कॉरिडोर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम सीपैक है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों में मौशी इनकलाब ला सकता है। इसीलिए आप देखें कि बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस है वो तेज हो गई है, हालात खराब होना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन के दिनों में एक्टिविटी ज्यादा तेज हुई थी। उसकी रीजन है कि जो एंटी सीपैक लॉबीज हैं उनकी फंडिंग तेज हो गई बेसिकली, तो वो जो उनके स्लीपिंग सेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में इलेक्शन प्रॉपरली हो, यहाँ पे सियासी इस्तेकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, और मुआशी इस्तेकाम के लिए सी पैक कॉरिडोर का टाइमली कंप्लीट होना, फंक्शनल होना, ये बहुत जरूरी है। तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो स्पीड इस वक्त चल रही है, ये 2030 के आसपास ये फुली फंक्शनल होगा। जो हम बात कर रहे हैं $200 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ चाइना पाकिस्तान को दे सकता है, तो ये 2030 के आसपास की फिगर्स हैं। अगर ये बहुत ज्यादा भी डिले हुआ तो 2032 तक ये हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी करंट जो रफ्तार है उसको सामने रख के ये तखमीने लगाए गए हैं। तो 2030 के आसपास इकोनॉमिस्ट आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह फुली फंक्शनल होगा। अगर बहुत ज्यादा डिले हुआ तो 2032। तो इसलिए हम जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि जो गवादर है, जो साउथ एशिया का मॉडर्न तरीन सिटी बनने जा रहा है, एक प्लान सिटी है, थ्रू मास्टर प्लान के अंडर वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि एशिया के जदीद तरीन शहरों में उसका शुमार होगा, और वो इस्लामाबाद को रिप्लेस करेगा। तो वो 2032 का गवादर है। उसमें अभी 8 एक साल बाकी हैं। 2032 में लोग कंपैरिजन किया करेंगे कि इस्लामाबाद तो था लेकिन गवादर गवादर है। अच्छा राणा साहब, ये बताइए, आपने तो बिल्कुल सही फरमाया कि अगर भारत को हम राहदारी देते हैं तो तकरीबन $30 बिलियन सालाना पाकिस्तान सिर्फ राहदारी के किरायों के मद में कमा सकता है। इसी तरह $200 बिलियन की आपने चाइना के हवाले से बात की। भारत के अंदर हम देखते हैं कि एक सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, सीपैक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। एटलीस्ट इलेक्शन के दौरान ये नैरेटिव पाया जाता है, उससे पहले भी। आपके साथ बहुत सारे भारतीय डियास्पोरा रहते हैं कनाडा के अंदर, और आपके साथ बिजनेस में भी शामिल हैं, मेरे ख्याल में आपकी सोशलाइजेशन में भी आपके उसका हिस्सा है। वहां पे जो हमारे भारतीय दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी क्या परसेप्शन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है सीपैक के बारे में? क्या वो इंटरेस्ट लेते हैं?
देखिए, डेफिनेटली पहले तो कनाडा में जो हमारा कारोबार ज़िंदगी है, ठीक है, वो क्योंकि हम साउथ एशियन लोग हैं, एक तरह की ज़ुबान बोलते हैं, एक दूसरे के कल्चर हमारे बहुत ज़्यादा करीब है इंडिया के साथ। तो हमारा जो कारोबार ज़िंदगी है वो उन्हीं के ताउन से चलता है। हमारा दिन रात उनके साथ उठना बैठना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं, हम इंडिया के बारे में करते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में करते हैं। बल्कि मैं तो मजे की बात है ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पे कनाडा में हमें जो अगर मस्जिद बनानी हो तो उसके लिए चंदा और उसकी प्रॉपर फैसिलिटेशन के लिए हमें सिखों के सरदारों के या इंडियंस के पास जाना पड़ता है। और सलाम है उनको कि बड़ा दिल गुर्दा है उनका, वो ऑलवेज हमारे साथ स्टैंड करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और हमारी जिंदगियों में जो इम्पैक्ट है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का, मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस चीज में। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हमें को मस्जिद बनानी है, उसके लिए को फंडिंग चाहिए, को बड़ी अप्रूवल चाहिए, तो वो बड़े दिल गुर्दे के लोग हैं और वो दिल खोल के हमारे साथ खड़े होते हैं। हम्म। सेकंड चीज जो आप बात करें, बिल्कुल इंडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। आप मीडिया या सोशल मीडिया के उन पेज ट्रोल्स की तरफ ना जाएं। अच्छा। जो गाली गलौज ब्रिगेड होते हैं या जो फेक न्यूज की फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो कलील लोग हैं, वो तादाद में कम है। जो मेजॉरिटी है, मैंने इंडिया को 3 बार खुद विजिट किया है, तो तकरीबन पूरा इंडिया में घुमा हूँ, उनके ऑल मेजर सिटीज। हम्म। ठीक है, जो कॉमन मैन है वो बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, उसमें पॉजिटिविटी पाई जाती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल कह लें कि जो जहर होता है जो इलेक्शन के दिनों में बढ़ जाता है, वो दोनों तरफ ही बढ़ जाता है। हम्म। उसको अगर एक तरफ रखें तो ओवरऑल जो इंडियन पीपल है वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, खास तौर पे हमारे प्लेयर से, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा सासा है उस रीजन का, तो बड़ा लाइक करते हैं और एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। अब जो आपने बात की है वो ये है कि देखिए, जो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस रही हैं बेनजीर भुट्टो तक, जब वो 88 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उन्होंने जो है ये इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश की। राजीव गांधी, आपको याद होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए उस वक्त एक पॉजिटिव एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उस वक्त तक उसकी अप्रोच ड्यू टू कश्मीर इशू कुछ और तरह की थी, तो ये सेम पेज पे नहीं थे, जिसकी वजह से चीजें डेवलप नहीं हो सकी। तो इसी चीज को मिड 90s में नवाज शरीफ साहब ने ये नारा लगाया कि हम हमसाए नहीं बदल सकते और हमें जो है ना अपने हमसायों के साथ रिलेशनशिप ठीक रखने चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, जो कि ठीक बात थी। और उस चीज को उस वक्त हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ज्यादा लाइक नहीं किया, बट अब जो है वो काफी टाइम गुजरने के बाद अगर आज देखें करंट, तो ये होपफुल चीज है कि इस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से भी ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें अपने हमसायों के साथ, पर्टिकुलरली इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने चाहिए। ये बड़ा चेंज आया है। ठीक है, इस पे आप मुझसे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये फील किया है कि अब हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं प्लस हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो तकरीबन सेम पेज पे है। उन्होंने लर्न किया ओवर द ईयर्स के इस चॉकलेट से इकोनॉमिक रिलेशनशिप ना होने की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है, और नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा हुआ है। क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि इंडिया के चाइना के साथ हमेशा बॉर्डर्स पे जो है वो मसाइल रहे हैं। हर दूसरे दिन उनके लड़ने झगड़ने की जो है वो वीडियोज आती हैं। पहली बात तो उन्होंने अपने बॉर्डर पे जितनी उनके फोर्सेस हैं दोनों कंट्रीज के, चाइना इंडिया, वो वेपन नहीं होता उनके पास, सिर्फ एक हाथ में डंडा होता है। ये उनका एग्रीमेंट है कि हम वेपन यूज नहीं करेंगे, उनके पास वेपन होता ही नहीं है, वो लड़ते भी है तो डंडों से लड़ते हैं। हम्म। सेकंड चीज ये कि जितनी भी टेंशन हो, हम्म। उन्होंने जो ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि दोनों दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, बल्कि दुनिया की ओवर पॉपुलेटेड नेशंस हैं, और आधी दुनिया तकरीबन आबादी जो है इस रीजन में रहती है। तो उनका आप देखें कि वो वर्ल्ड के जो है वो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। उनकी बिलियंस बिलियंस डॉलर की ट्रेड होती है, यानी कि बॉर्डर पे टेंशन है या नहीं है, लेकिन उन्हें तिजारत पे, ट्रेड पे कंप्रोमाइज नहीं किया। यानी कि वो जो जज्बाती जो पाकिस्तानी नेशन है हमेशा नारा लगाती है जज्बात की रो में बहकर, ठीक है, हकायक को सामने नहीं रखते, तो वो उस चीज में वो दोनों कंट्रीज कभी नहीं पड़े। और यही रीजन है कि आज चाइना और इंडिया जो है वो दुनिया की, आप देख रहे हैं कि इंडिया भी अब टॉप 5 जो है इकोनॉमिक पावर्स में ऑलमोस्ट शामिल हो चला है, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। और इसी तरह से 2040 के आसपास वो कहते हैं चाइना सेकंड पे, अमेरिका थर्ड पे, इंडिया, ये दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं। और हम लकी हैं इस चीज में पाकिस्तान कि हम इन दोनों पावर्स के बीच में हैं। हम्म।
इंडिया और चाइना के। तो हमें इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर्स को सॉफ्ट करना चाहिए, और जो राहदारी है खास तौर पे उसका बेनिफिट प्रॉपरली उठाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की जिम्मेदारी ज्यादा है कि हमारा जो है वो रूल वो फैसिलिटेटिंग होना चाहिए। हम ट्रेड की बात करें, बाकी जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं, वो दोनों तरफ चलते रहेंगे। दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियन जाहिर है कि उन्हें अपनी जनता को कुछ और तरह से चीजें प्रेजेंट करनी है, तो वो एक अलग कहानी है। बट ये है कि जो ट्रेड के मामलात हैं, जिसकी हमने शुरू में बात की कि जो $30 बिलियन पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से बेनिफिट ले सकता है, तो इन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। राना साहब, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की। हमारे पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी रिटायर्ड रियाज अहमद खोकर साहब बड़े नोन, बड़े रिस्पेक्टेबल, एक ऑनर्ड पर्सनालिटी हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली किताब लिखी है, उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकलने का एक ही रास्ता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ तजारत करे और अपने ताल्लुकात को बेहतर रखे। इस हवाले से ब्रिक्स भी वजूद में आ रही क्या है, बल्कि बढ़ रही है, फैल रही है, और बहुत सारे ममालिक उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन दी भी है, और हमें मालूम है कि सदारत इस वक्त रूस के पास है, और रूस एग्री करता है कि पाकिस्तान उसमें मेंबर बने। तो इस हवाले से आपको लगता है कि भारत भी कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा पाकिस्तान की शमूलियत ब्रिक्स में, और ब्रिक्स का इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है सीपैक के ऊपर, इस राहदारी के ऊपर? ये फलेगी फूलेगी या उसी का हिस्सा बनेगी, क्या करेगी? देखिए, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, ट्राइंगल की बात की थी, याद होगा आपको, जी ब्रिक्स, जी जी जी। BRI और सीपैक। हम्म, तो ये तीनों लाजिम मलजूम है। इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि पाकिस्तान अभी तक ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, और उसकी रीजन है कि हमारी तरफ से भी जिस लेवल पे सफारती कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। हम्म, उसके ना होने की वजह वही है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है, जो हम्म, सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमने हर जगह उसकी वजह से सफर किया है, हमें फायदा नहीं हुआ। तो बहरहाल इस साल के आखिर तक, क्योंकि 20 के करीब ममालिक एक इकट्ठा बड़ा जो है वो चंक वो शामिल होने जा रहा है ब्रिक्स में, जिसकी रशिया ऑलरेडी खबर दे चुका है, और उन कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम शामिल है कि पाकिस्तान एंड ऑफ अक्टूबर के आसपास इस साल ब्रिक्स का हिस्सा होगा। और अच्छा। ब्रिक्स जो है, अगर आप देखें, ब्रिक्स जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो दुनिया की जो पावर है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दुनिया के बेशुमार कंट्रीज उसको ज्वाइन कर रहे हैं। खासतौर पर जो करेंसी के हवाले से भी अगर आप देखें, तो वो अपनी एक लोकल करेंसी जो है, नई करेंसी जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है। और इसी तरह जो है वो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर बन रहे हैं ब्रिक्स के, वो डॉलर से, अमेरिकी डॉलर से अपनी जान छुड़वा रहे हैं, क्योंकि डॉलर वैसे ही एक सिंकिंग टाइटैनिक है, वो आहिस्ता आहिस्ता धस रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके बारे में जो है, ब्रिक्स के बारे में जो अमेरिका के बड़े बड़े इदारे हैं वो खबरें दे रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में ये पावर का जो महवर है उसको कंप्लीट चेंज कर देगा, जो कि हमारे रीजन के लिए बहुत एक पॉजिटिव है। क्योंकि हम, जाहिर है कि रशिया हमारे पास है, हमारा हमसाया है, ठीक है, फिर चाइना है, इसी तरह ईरान है, इंडिया है। इंडिया की कुछ रिजर्वेशन है पाकिस्तान के हवाले से, और उसकी रीजन वही हमारा वो माजी है कि माजी में जिस तरह के हमारे माबैन जो इन्वायरमेंट रहा है वो इतना हेल्दी नहीं रहा। लेकिन उसमें रशिया ने अश्योर किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कि उसका जो रोल है वो कलीदी है, और रशिया चाहता है कि पाकिस्तान उसका हिस्सा हो, और इंशाल्लाह वो होगा। वो इंडिया की जो रिजर्वेशन है उसकी जिम्मेदारी रशिया ने ली है कि वो इंडिया को इस पे आमादा करेगा और कर लेगा, और इंशाल्लाह अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। ये ट्राइंगल मिल के ही इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, जिस हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। इसमें ज्यादा किरदार ब्रिक्स का आने वाले दिनों में, क्योंकि BRI सीपैक तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा 2049 में। इसको 100% कंप्लीट हो जाना है पूरी दुनिया में। हम्म, चाइना अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद इस मशीन को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको चलाने के लिए जो मेन मुझे मशीनरी नजर आती है, जिसने इसको रन करना है आने वाले 100 सालों में, उसका नाम ब्रिक्स है। और इसलिए जो चाइना और रशिया का जो रोल है ब्रिक्स में वो बहुत ज्यादा है, और वो एवरी वीक उसकी एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, और उस पर वो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उस हवाले से कुछ ज्यादा जो है इस वजह से इफर्ट्स नहीं हो पाई हैं कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद अभी भी 1 महीना लगेगा गवर्नमेंट्स को बनने में।
और जो ही ये गवर्नमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके दरवाजे को प्रॉपरली खटखटाना शुरू करेगा। पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो इन चीज़ों को करीब से देख रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस साल ब्रिक्स का हिस्सा होगा और उससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान के अंदर। हम्म। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने राना गुलजार अहमद साहब की बातें सुनी हैं। आपके सवालात के भी हम जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था ब्रिक्स और सीपैक का क्या आपस में ताल्लुकात है, तो उसको हमने टच किया। और फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं और ये राहदारी खुलती है, तो उस मद में भी क्या पाकिस्तान को फायदा होगा, चीन के हवाले से जो बिजनेस यहाँ से चलेगा उसमें क्या फायदा होगा, ये चीजें राना जी, साहब मैं ने एक रखी है। लास्ट पॉइंट कॉरिडोर के हवाले से एक लास्ट पॉइंट मैं जी डिस्कस कर दूं जी, सर। जरूर। इस कॉरिडोर में जो एक और चीज है जिसे बिलियंस डॉलर हर साल कमा सकते हैं, उसका नाम मजहबी टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म, जिस पे जी, हमने ये पहले बड़ा। भी एक बार बात की। जी जी, इसको अगर हम राना साहब अगले आने वाले सेशन के लिए रखें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। मेरा ख्याल है ये वो सॉफ्ट पावर है जिसे इस्तेमाल करके पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते। तो इस पे आने वाले, ये अगर जो आप रिलीजियस इजाजत टूरिज्म दें। है, जी जो रिलीजियस टूरिज्म है सर, उसमें सिर्फ विद इन पाकिस्तान जो है वही रिलीजियस टूरिज्म नहीं है। हमने लास्ट टाइम हिंदुओं की बात की थी, जी 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 इसी तरह सिखों का कॉरिडोर बना है, ठीक है। इसी जी तरह जी जो बुद्धिस्ट हैं वो भी, वो चाइना से लेकर थाईलैंड और जापान तक, ये सब लोग जो है जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें हम इनको कैश कर सकते हैं। और इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन रहा है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल बेहतर हो है। सकता है, हमें डॉलर हर साल दे सकता है। जी जी, ये इंशाल्लाह डिटेल में राना साहब कमिंग वीलॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपके वक्त है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर इस रिलीजियस टूरिज्म पे हम बात करेंगे और सीपैक पे, ये हमारा टाइटल होगा। इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज।